हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क ऑन एनर्जी का कुछ एमसीक्यूज करेंगे अभी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सो व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, दिस वन, व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। तो सबसे पहले मैं एक सर्कुलर पाथ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज ए सर्कुलर पाथ। अगर बॉडी मान लो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं एक बताना चाहता हूँ कि सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ मस्ट। ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन होना इम्पॉसिबल है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स तो होना ही चाहिए ताकि वो सर्कुलर पाथ में मूव करे। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो यहाँ पे हम एक एक करके अभी ऑप्शन चेक करेंगे। दैट वर्क डन इज जीरो। तो वर्क डन किसका जीरो होना चाहिए? सेंट्रिपिटल फोर्स का। ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स का वर्क डन जो है वो कैसा होना चाहिए? जीरो। बिकॉज अगर मान लो मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी टेंजेंशियल। और इसी पॉइंट पे अगर हम बात करें सेंट्रिपिटल फोर्स की, इट विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इस बॉडी का, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब यह देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ये दोनों कितना है? द एंगल बिटवीन बोथ आर 90 डिग्री। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं दैट इज वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स is the centripetal force into displacement s into cos of theta, where theta equals to 90। तो ये बन जाएगा जीरो। सो वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स इज जीरो। अंडरस्टूड? ओके। अब कुछ नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 है द एक्सेलरेशन, दिस वन, हैव ए लुक ऑन दिस। ऑप्शन 2, द एक्सेलरेशन इज जीरो। क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? अच्छा, अगर हम बात करें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं हो सकता सर्कुलर मोशन में, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा एक्ट करता है। तो ये जीरो तो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। फोर्स तो लग रहा है ना, सेंट्रिपिटल फोर्स। ये तो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है क्या सर्कुलर मोशन में? नहीं। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी नेवर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड तो कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग एवरी टाइम। अगर मान लो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे तो डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे अगर डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे डायरेक्शन देखो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट। तो वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन इज 1, दैट इज द वर्क डन इज जीरो। इज दैट क्लियर? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला देखो। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वर्क डन बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स इज, जस्ट हमने देखा था अभी क्वेश्चन 1 में जैसे था। ठीक है, सो वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? इट विल बी जीरो अगेन। इट विल बी जीरो। वाई इट इज जीरो? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, ये देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है एंड ये जो फोर्स है, ये दोनों बीच में एंगल कितना है? एंगल इज 90। सो ऑर्डर निकालेंगे एफ इंटू एस इंटू कॉस 90, दैट इज जीरो। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन ए बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम स्विंग्स द वर्क डन बाय द टेंशन। तो यहाँ पे मान लो एक सिंपल पेंडुलम में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग है, ये बॉब है। तो ये कुछ ऐसे स्विंग कर रहा होगा या फिर ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज ऑसिलेटिंग। तो ये देखा जाए तो इसका जो पाथ है, दिस पाथ इज सर्कुलर पाथ। ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, द डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लेते मैं यहाँ पे निकालूं, अगर यहाँ पे निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट देखो अलोंग द टेंजेंट, और टेंशन लगता होगा हमेशा ऊपर की तरफ। अंडरस्टूड? अगेन यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री। सो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। व्हाई? बिकॉज एंगल बिटवीन द बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड टेंशन इज 90। सो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज अगेन गोइंग टू बी जीरो। ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आंसर आएगा जीरो। आंसर इज जीरो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
This one, question number 4. If force and displacement of particle in the direction of forces are double, work done would be. अच्छा, तो मान लेते हैं कि पहले इनिशियल वर्क डन दैट इज गिवन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए मैं कॉस जीरो जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। सो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी जो वर्क है, न्यू वर्क, दैट विल बी डिफरेंट। व्हाई इट विल बी डिफरेंट? क्योंकि फोर्स जो है वो डबल हो गया, 2F, एंड डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, डबल हो गया, 2S। So the new work done will be 4 times of force into displacement, या फिर हम लिख सकते हैं that is equals to 4 times of initial work done, 4 times of initial work done। तो हम यहाँ पे जो आंसर आने वाला है that is of 4 times, the work would be 4 times of the initial, this one work done will be 4 times। is that clear? चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A man pushes against a wall but fail to move, he does no work। why? because there is no displacement। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ए पार्टिकल ऑफ मास m is tied to one end of a string of length l and rotated through the other end along a horizontal circular path। ऐसा कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, दिस इज स्ट्रिंग। यहाँ पे मान लो कुछ मास ऐसे टंगा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, अंडरस्टूड। तो ये बोल रहा है कि अगर हाफ ऑफ द सर्कल, दिस हाफ ऑफ द सर्कल, यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ ऑफ द सर्कल के लिए, ठीक है, हाफ ऑफ द सर्कल के लिए व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग। देखो, स्ट्रिंग में हमेशा लग रहा होगा टेंशन फोर्स टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा अलोंग द टेंजेंट, दोनों के बीच में एंगल होगा 90। तो इसका मतलब वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स जो है हमेशा वो जीरो आने वाला है, अंडरस्टूड। तो आएगा आंसर जीरो, दिस वन। इज दैट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग पार्टिकल डज नो वर्क ऑन इट, इट कैन बी नेसेसरीली इन्फर्ड दैट। अच्छा, अगर एक सर्कुलर मोशन का अगर पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और वो मूव कर रहा है, ठीक है ना, इट इज मूविंग, और एक मूविंग पार्टिकल पे अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और उसके बाद भी वर्क डन नहीं हो रहा है, मतलब वर्क डन जो है यहाँ पे लिखा गया है कि वर्क डन क्या है, जीरो है। ऑल दो देयर इज अ फोर्स, देखो फोर्स लग रहा है फिर भी जो है वर्क डन जीरो है इन ए मूविंग पार्टिकल। अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो समझ में आता है, ठीक है, फोर्स लग रहा है पार्टिकल रेस्ट पे है तो वर्क डन तो जीरो होगा ही। लेकिन ये मूविंग पार्टिकल है, दिस इज ए मूविंग पार्टिकल, बट स्टिल वर्क डन इज जीरो। और ये किस केस में हो सकता है, ये हो सकता है इन केस ऑफ ए सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स में क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है ऑल्दो द बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, अंडरस्टूड। तो यहाँ आंसर हो जाएगा द चेंज इन इट स्पीड इज जीरो, क्योंकि स्पीड यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। अगर यहाँ पे स्पीड चेंज होता ना तो वर्क डन फिर जीरो नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो वहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा फिर, ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से वहाँ पे हमको फिर अलग से निकालना पड़ेगा वर्क डन। तो क्योंकि ये स्पीड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड इज नॉट चेंजिंग, स्पीड इज नॉट चेंजिंग, इसका मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और इसका सेंट्रिपिटल फोर्स जो है इसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन से 90 डिग्री होगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो, वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स इज जीरो, अंडरस्टूड। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द वर्क डन बाय द centripetal force F when the body completes one rotation। अगेन, अगर एक सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल फोर्स बोल रहा है तो सेंट्रिपिटल फोर्स का वर्क डन निकालने बोला तो उसको आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट समय से क्या होगा, 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें से कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स because gravitation, electrostatics, magnetic force, all are the conservative forces, means they depends on initial and final position only। is that clear? चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन a force of this much units acts on a body producing a displacement s equals to 2i cap plus 4j cap plus 3k cap।
ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वर्क डन इज गिवन बाय एफ डॉट डी, या फिर हम लिख सकते हैं एफ इज गिवन बाय 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 5 k कैप। इसका निकालेंगे हम डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, दैट इज 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2 × 2 दैट इज 4, 3 × 4 दैट इज प्लस 12, then -5 × 3 that is -15. So answer is going to be 1 unit. क्या होगा, 1 unit, ऑप्शन 3। ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, देखो ध्यान से। ए फोर्स ऑफ दिस मच न्यूटन is applied over a particle which displaces it from its origin to the point this one. ओरिजिन से यहाँ तक आ रहा है, मतलब इनिशियल पोजीशन क्या होगा, ओरिजिन होगा, और फाइनल पोजीशन क्या होगा, 2 i कैप माइनस j कैप। सो हमको निकालना है वर्क डन ऑन द पार्टिकल, ठीक है। सो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 2 i कैप माइनस j कैप माइनस 0 i कैप माइनस 0 j कैप, क्योंकि ये ओरिजिन है। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट जो है दिस विल बी 2 i कैप माइनस j कैप, दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, हमें निकालना है वर्क डन, वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट डी, एफ इज गिवन दैट इज 5 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। दिस इज द फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये डॉट है 2 i कैप माइनस j कैप। तो आंसर विल बी 5i × 2i that is 10, then 3j minus j that is -3. So answer is going to be plus 7 joules because unit of work is joules. So answer will be option number 2. Option number 2 is the answer. Okay, fine. Very good. Question number 12 देखते हैं। A force F acting on an object varies with distance x as shown. ठीक है, द फोर्स इज इन न्यूटन एंड एक्स इन मीटर। द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 12, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको पता है वर्क डन इज द एरिया अंडर द कर्व f डॉट डी एक्स। यस, f डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम, अगर ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करें हम लोग, एक होगा ये व्हाट यू से दैट दिस रेक्टेंगल, ओके, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा जिसका लेंथ है 6, हाइट है 3, अंडरस्टूड। और ये जो ट्राइंगल है इसका जो हम एरिया निकालेंगे, दोनों दोनों के एरिया को हम ऐड करेंगे तो विल गेट द टोटल वर्क डन। तो सबसे पहले हम ये रेक्टेंगल निकालते हैं, तो वर्क डन इक्वल्स टू द रेक्टेंगल पार्ट दैट इज 6 × 3 प्लस, और ये और ये ट्राइंगल का निकालेंगे, दिस ट्राइंगल इट विल बी हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 6 से लेके 12 तक दैट इज 12 इंटू हाइट इज 3, सो 3 4 ज़ा 12, सॉरी ये 12 में होगा, ये 6 होगा, हाफ इंटू बेस, 6 से लेकर 12 है ना, 6 से लेकर 12 मतलब बेस विल बी 6 2, और ये हो जाएगा, सॉरी ये कितना है, ये दिस हाइट इज 3, ये काट देता हूँ इसे, ठीक है, फिर से यहाँ लिखता हूँ। एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, पहले मिटा के अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया होगा, द एरिया विल बी ऑफ द ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू बेस, बेस कितना है भाई 6 है, हाइट कितना है 3 है, सो यहाँ 2 3 ज़ा 6 बन जाएगा, सो वर्क डन विल बी 3 6 ज़ा 18 प्लस 3 3 ज़ा 9, सो वर्क डन इज गोइंग टू बी 27 जूल्स। ओके, चेक कर लेते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 10 मीटर। इफ द वर्क डन इज 50 जूल, then the direction of force makes an angle with the direction of displacement. So we know that work done is given by force dot displacement F dot D और F D cos theta। यहाँ वर्क डन जो है गिवन है दैट इज 50 जूल्स,
and force is 10, displacement is 10. We need to find the angle cos theta. So cos theta is going to be 5 by 10, that is equals to 1 by 2, or theta is going to be 60 degree. Is that clear? So angle answer is option number 3. So next question, question number 14. The work done in pulling up a block of wood weighing 2 kilonewton for a length of 10 meter on a smooth plane inclined at an angle of 15 degree with the horizontal is sin 15 equals to अच्छा. तो सबसे पहले हम एक इंक्लाइंड प्लेन यहाँ बना लेते हैं. लेट मी ड्रॉ एन इंक्लाइंड प्लेन हियर. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने एक मास रख दिया, एक ब्लॉक रख दिया यहाँ पे. आई हैव केप्ट ए ब्लॉक हियर. तो यहाँ पे जो ब्लॉक है और इसका एंगल कितना है, एंगल गिवन इज 15 डिग्री. ओके. तो यहाँ पे जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास वेट लग रहा होगा नीचे. ठीक है. दिस वेट इज mg. It will have two components. One, it is along an inclined plane, and another one is perpendicular to the inclined plane. Okay. So अगर ये mg है, so this angle is going to be, अगर ये थीटा है 15 डिग्री, तो ये भी बन जाएगा 15 डिग्री. ठीक है. ये हो जाएगा mg cos 15 और ये बन जाएगा mg sin 15. ओके. एंड इसे नीचे से लेके मुझे ऊपर जाना है, नीचे से मुझे ऊपर जाना लेके. अंडरस्टूड. यहाँ पे मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा F. तो हम बोल सकते हैं F इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, mg साइन 15 के बराबर हो जाएगा. ठीक है. mg साइन 15 डिग्री. और वाटर निकालेंगे तो वाटर इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट भी जो है फोर्स के अलॉन्ग में है, तो cos 0 जो है यहाँ पे, ये दोनों के बीच में एंगल जो है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा, दैट इज एंगल विल बी 0 डिग्री. अंडरस्टूड. सो फोर्स कितना हो गया, mg साइन 15, mg साइन 15 इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज गिवन 10. ओके. यहाँ पे हम निकालेंगे वैल्यू. mg का वैल्यू दिया गया है, दैट इज 2 किलो न्यूटन, दैट इज 2000 न्यूटन इंटू साइन 15 इज गिवन 0.26 इंटू 10. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. अगर सॉल्व करेंगे तो 26 इंटू 2 दैट इज 52. 52 डिवाइड बाई 100, 52 डिवाइड 100 ये कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा 52 joules. Yes. So it will be around 5.2 किलो जूल्स इज द वर्क डन. ठीक है. 5.2 किलो जूल्स इज द वर्क डन. तो इसका मतलब यहाँ पे जो अगर आंसर हम देखेंगे, 5.2 तो कुछ नहीं है, लेकिन 5.17 है, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा. ठीक है. इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 33, दिस वन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो. ए लाइट बॉडी ए एंड हेवी बॉडी बी हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम. अच्छा. तो मान लेते हैं हम, मेरे पास दो बॉडी है, वन इज m1 अनदर वन इज m2. एक लाइटर है और एक हेवी है. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि m2 जो है इज ग्रेटर देन m1, क्योंकि m1 जो है इट्स लाइटर बॉडी. ओके. अच्छा. दे हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम दोनों का इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2. लीनियर मोमेंटम दोनों का इक्वल है. देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ए इज. अच्छा. ए का मतलब वन का काइनेटिक एनर्जी निकालने बोल रहा है वो. अच्छा. यहाँ पे देखो, अगर लीनियर मोमेंटम दोनों का इक्वल है, यहाँ पे देखो, अगर लीनियर मोमेंटम दोनों का इक्वल है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दैट इज v1 इक्वल्स m2 बाई m1 इंटू v2. निकाल सकते हैं ना भाई. देखो v1 का वैल्यू हो जाएगा ये, कि दिस इज द वैल्यू ऑफ v1. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b. काइनेटिक एनर्जी ऑफ a रेशियो निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ b, दैट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m2 v2 स्क्वायर. यस. या फिर हम निकाल सकते हैं यहाँ पे हाफ दोनों कैंसिल हो जाएंगे. m1 बाई m2 इंटू v1 का वैल्यू कितना है, m2 बाई m1 इसका होल स्क्वायर इंटू v2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय v2 का स्क्वायर. ठीक है. इससे अगर हम कैंसिल करें, देखो v2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा कितना, m2/m1। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन क्या था भाई बताओ, m2 इज ग्रेटर देन m1 था। यस, तो इसका मतलब m2/m1 का जो रेशियो आएगा, द रेशियो ऑफ m2/m1 इज ग्रेटर देन 1। यस, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, इसका भी जो रेशियो आना चाहिए, दिस रेशियो ऑल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन 1। यस, देखो यहाँ से इसका रेशियो ना, ये रेशियो निकला इसका, देखो इसका रेशियो निकला, ये इसका रेशियो भी क्या आना चाहिए, इसका रेशियो किसके बराबर है, m2/m1। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका, तो इसका रेशियो भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। अरे यस सर नो, देखो ठीक से आंसर क्या होना चाहिए बताओ, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। A particle of mass m1 is moving with the velocity of v1 and another particle of mass m2 is moving with the velocity v2. Both of them have the same momentum but different kinetic energies are e1 and e2 respectively if m1 is greater than m2. Okay fine, तो सबसे पहले assumption क्या है, यहाँ पे लिखेंगे m1 is greater than m2। ओके, ये एक assumption है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या दिया है यहाँ पे, अच्छा दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या है, इक्वल है, सेम मोमेंटम। मतलब m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे v1 निकाल देंगे क्योंकि हम हमारे पास सब चीज़, हर एक चीज़ अननोन है, 4 वेरिएबल्स आर अननोन। यहाँ पे v1 निकालेंगे, v1 इक्वल्स टू m2/m1 इंटू v2। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ v1। ओके, अच्छा दोनों का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है तो हम रेशियो निकालेंगे काइनेटिक एनर्जीज का, दैट इज द रेशियोज आर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, दैट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल करेंगे, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 divided by kinetic energy of 2, that equals to m1 by m2 into v1 स्क्वायर। v1 स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, m2 by m1 इसका होल स्क्वायर इंटू v1 का होल स्क्वायर, होल सॉरी v2 का होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाई ये नीचे होगा v2 का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा। यस, अब बचेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, दैट मस्ट इक्वल्स टू m2/m1। अंडरस्टूड। और वैसे हमने शुरू में यहाँ पे एजम्पशंस लिया था कि m1 जो है ये m2 से बड़ा है, तो इसका मतलब m2/m1 का जो रेशियो आएगा दैट मस्ट बी स्मॉलर देन 1। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2, इसका रेशियो भी क्या आना चाहिए भाई, लेस देन 1 आना चाहिए। अरे ये सर नो, ठीक है, तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं दैट E1, तो मतलब के E1 विल बी लेस देन के E2। यस, तो मतलब ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काइनेटिक एनर्जी E2 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी E1। यस, समझ में आ रहा है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ से देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू देन द न्यू लीनियर मोमेंटम। ओके फाइन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, जो कि मान लेते हैं के है, के इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, now the new kinetic energy, that is k dash, is 4 times the initial kinetic energy, this is given, ये given है। ठीक है, जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब क्या बोल रहा है कि अभी हमको निकालना है तो न्यू लीनियर मोमेंटम निकालना है। अब मान लो इनिशियल मोमेंटम कितना था भाई बताओ, मास इंटू वेलोसिटी, यही था ना इनिशियल मोमेंटम, m इंटू वी। अभी हमें निकालना है न्यू मोमेंटम दैट इज p डैश, दैट मस्ट इक्वल्स टू मास इंटू, मान लेते हैं वेलोसिटी, मान लेते हैं v1। अंडरस्टूड। ये सबसे यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा व्हाट इज द वेलोसिटी, तब जाके हम इस पे इक्वेशन में पुट करेंगे तो विल गेट द न्यू मोमेंटम। अच्छा वेरी गुड, तो मान लो के डैश, के डैश है जो दैट इज द न्यू
काइनेटिक एनर्जी, इट्स वैल्यू इज सपोज हाफ एम वी वन स्क्वायर, इसका वेलोसिटी मानते हैं वी वन है, जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगा उसका वेलोसिटी वी वन है, एंड जो ओल्ड है मतलब जो इनिशियल है दैट इज फोर टाइम्स ऑफ, यहाँ लिखा है ना फोर टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम हाफ कट करेंगे, हाफ कट करेंगे, एम एम कट करेंगे, सो वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर, या फिर वी वन इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ वी, टू टाइम्स ऑफ वी। ठीक है, देन वी नो दैट it the new linear momentum must be equals to mass into v1, mass into v1, और v1 कितना है देखो, इट इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ v, और दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ mv और टू टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम, so p dash that is the new momentum is equivalent to two times of the initial momentum, so the new linear momentum is twice the initial value, option 3। Is that clear? Okay, fine. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, चलो एक एक कर देखते हैं। ऑप्शन वन क्या है, मोमेंटम ऑफ इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यस ये तो सही है, मोमेंटम जो है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ये तो सही है। नेक्स्ट, ए बॉडी कैन हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम, क्या किसी बॉडी के पास एनर्जी हो सकता है बिना मोमेंटम के, यस हो सकता है, दैट इज when you talk about the potential energy is given by mgh, yes। अब बताओ जो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, इसमें वेलोसिटी है कहाँ बताओ, है क्या, नहीं है ना, तो इसके पास तो एनर्जी है, मोमेंटम तो नहीं है। ठीक है, चलो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, the momentum is conserved and sorry the momentum is conserved in an elastic collision only, अच्छा ये बोल रहा है कि मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है इन एन इलास्टिक कोलिजन ओनली, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये दिस इज रॉन्ग, व्हाई, क्योंकि मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है, चाहे वो कोलिजन जो है चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इन इलास्टिक हो। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन एन इन इलास्टिक कोलिजन, ये तो सही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व्ड नहीं रहता है। इज दैट क्लियर? चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 37, a stationary particle explodes into two parts of masses m1 and m2, अच्छा ठीक है, मान लेते हैं एक स्टेशनरी पार्टिकल है, दिस इज स्टेशनरी पार्टिकल, ठीक है, ये भी एक्सप्लोड कर गया, एक्सप्लोड मतलब ये फट गया मान लेते हैं, ठीक है, m1 और m2 मास में ये फट गया, विच मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कैसे मूव कर रहा है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, मान लेते इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, ये मान लीजिए इधर जा रहा है और ये जा रहा है इधर, अंडरस्टूड। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, अच्छा इसका रेशियो निकालने बोल रहा है अभी, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो इज काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2, बस ये रेशियो निकालना हमें, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, दैट इज हाफ एम वन वी वन स्क्वायर होल डिवाइड बाय हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ये होता है ना भाई एनर्जीज निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा लेकिन हमें v1 इन टर्म्स ऑफ v2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे, यस और नो। अच्छा, अगर लीनियर मोमेंटम देखो, इनिशियली अगर हम बात करें जो कोलिजन्स की, मतलब जो इनिशियल जो मास था, दिस इज द इनिशियल मास, दिस वन इज द इनिशियल मास, ये एक्सप्लोड कर गया टू पार्टिकल्स में, दैट इज m1 एंड m2, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था बताओ, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इसका जीरो था, क्योंकि वेलोसिटी जीरो था, रेस्ट पे था ना ये, यस। जब ये फट गया तो अब इसके पास दो पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया ये, देन इट हैज वेलोसिटी v1 एंड v2, तो फाइनल मोमेंटम जो है इट विल बी m1 v1 माइनस m2 v2, वाई माइनस, मैंने माइनस किस लिए डाला, क्योंकि माइनस मैंने इसलिए डाला क्योंकि एक का वेलोसिटी अपोजिट है दूसरे के, अंडरस्टूड। तो ये हम लिख सकते हैं m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, या फिर v1 इक्वल्स टू m2 बाय m1 इंटू v2, ये आ गया v1 का वैल्यू आ गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ v2, इसको हम पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी के रेशियोज में, इस रेशियोज में हम पुट करेंगे, सो आंसर विल बी काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2, दैट इज इक्वल्स टू हाफ
m1 डिवाइडेड बाय हाफ m2 इंटू क्या है बताओ v1 स्क्वायर. व्हाट इज v1 स्क्वायर? m2 बाय m1 इसका होल स्क्वायर इंटू v1 का सॉरी v2 का स्क्वायर डिवाइड बाय v2 का स्क्वायर. ये भी कट जाएगा. ठीक है. हाफ आप कट जाएगा, एक m1 एक m2 कटेगा, इससे जो स्क्वायर कट जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज गोइंग टू बी m2 बाय m1. This is the ratio of the kinetic energies of the two system. So answer is going to be E1 by E2, option number 4, that is m2 by m1. Okay, fine. So next we'll talk about yes, question number 38. देखते हैं क्वेश्चन 38. देखो, if the kinetic energies of the body is double of its initial kinetic energy. अच्छा, क्या बोल रहा है ये? जो काइनेटिक एनर्जी है ये डबल हो गया इसके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से. 2k, k dash is the new kinetic energy and k dash is the sorry k dash is the new kinetic energy and k is the initial kinetic energy. और जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है ये 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है. देन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मोमेंटम ही निकालना है हमें. ठीक है. अब अच्छा तो ठीक है, इसका मान लें k डैश अगर होगा तो ये हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ half mass v square, where v is the initial velocity and v1 dash is the new velocity. ठीक है. इसे हम कैंसिल करते हैं, हाफ हाफ गेट कैंसिल, एम एम कैंसिल, या फिर v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर, या फिर v1 इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स ऑफ v. अभी हमें निकालने बोला है मोमेंटम. मोमेंटम क्या हो जाएगा? व्हाट इज मोमेंटम? p डैश न्यू मोमेंटम विल बी मास इनटू v1. So it will be mass into v into root 2, या फिर ये हो जाएगा root 2 into p. This is p dash. Okay. So answer will be option number 2, root 2 times of the initial momentum. Is that clear? चलो, very good. Next question देखते हैं. That is question number 39. The slope of the kinetic energy versus position vector gives the rate of change of. अच्छा स्लोप जो होगा काइनेटिक एनर्जी का और किसका? पोजीशन वेक्टर. दैट इज पोजीशन वेक्टर मतलब मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हो गया. ठीक है. आर एस इज द डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज द वर्क डन, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट. इट्स कैंसल, इट इज गोइंग टू बी फोर्स. तो बोल रहा है क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ. अच्छा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, कौन सा क्वांटिटी मुझे फोर्स मिलेगा? यस, the rate of change of momentum will give force. Yes, the rate of change of momentum will give force. Option number 4 is the answer. Understood? चलो, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39. द स्लोप ऑफ द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन. अच्छा, ये तो हो गया था ना. क्वेश्चन नंबर 40. इफ k is the kinetic energy of the projectile fired at an angle of 45 degree, then what is its kinetic energy at the highest point? अच्छा, मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल है. दिस इज प्रोजेक्टाइल. ठीक है, दिस इज प्रोजेक्टाइल. ओके फाइन. तो यहाँ पे इनिशियली ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ हाउ मच? 45 डिग्री. ओके. देन व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट? हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी हाफ मास इंटू वी स्क्वायर. वी मतलब कौन सा वी होना चाहिए? देखो, एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी का वैल्यू होता है 0. ठीक है. बट देयर इज ओनली वन वेलोसिटी दैट इज एक्टिंग ऑन द हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज द हॉरिजेंटल वेलोसिटी. और कितना होगा हॉरिजेंटल वेलोसिटी? दैट इज हॉरिजेंटल वेलोसिटी इज वैल्यू इज, अगर ये v है, दिस विल बी v cos थीटा. सो आंसर विल बी v cos थीटा इसका होल स्क्वायर. अंडरस्टूड? सो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी हाफ इंटू मास इंटू v cos थीटा का होल स्क्वायर. व्हाट इज v cos थीटा? v इंटू cos 45. yes, cos 45 is 1 by root 2, that is v square by 2.
और काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ एम वी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2। ओके, या फिर लिख सकते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय 2। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्योंकि दिस काइनेटिक एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज जस्ट थ्रोन। ओके, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट is the kinetic energy at the highest point when there is only one velocity acting, that is v cos theta, because it is always constant throughout the motion. Understood? चलो, very good. Question number 41 देखते हैं. Two bodies of masses 1 kg and 4 kg have equal kinetic energies. अच्छा, दोनों के पास इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो हम लिख सकते हैं हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m2 v2 स्क्वायर. अच्छा, द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम. अच्छा, पहले इससे हम लोग v1 एंड v2 के बीच में कुछ रिलेशंस निकाल देते हैं ताकि हमको रेशियो निकालने में आसानी हो. तो हाफ हाफ काट देते हैं यहाँ पे. m1 इज गिवन 1 kg एंड m2 इज गिवन 4 kg. सो इट विल बी v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 कितना है 4 है, सो 4 इंटू v2 स्क्वायर, या फिर v1 इक्वल्स टू 2v2. ओके, v1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v2. इसका हमने रूट ले लिया. अब हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम दैट इज p1 बाय p2, ये करेंगे ना, p1 बाय p2 करेंगे. इट विल बी m1 v1 बाय m2 v2. सो m1 इज गिवन 1, सो 1 इंटू v1 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ v2 होल डिवाइड बाय m2 इंटू v2. m2 कितना है 4 इंटू v2, तो v2 v2 कैंसल. सो p1 बाय p2 equals to 1 by 2. So answer is 1:2, option number 3. Okay, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 42. The potential energy of the system increases if work is done. अच्छा, एक बात याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी तभी इंक्रीज करेगा जब वर्क डन, व्हाट इज दैट, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स हो. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में अगर वर्क हो, इफ द वर्क done is against the conservative forces, then potential energy is going to increase. Okay, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक बॉल नीचे रखा गया है ऐसे, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड. मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ पे बॉल नीचे रखा गया है. अगर इसे मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे, लेकिन मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर. यस और नो? तो मैं तब मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ तक एक हाइट पे लेके आ गया, यहाँ पे एट हाइट h. तो यहाँ पे मैंने इस बॉल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या किया, स्टोर किया. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज mgh. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर. जो मैंने वर्क डन किया है, ये वर्क डन किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में. अगर मान लो सेम चीज़ मैं बोलूँ कि मान लो ऊपर में एक ये बिल्डिंग है, तो वो दिस इज अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ से नीचे में ड्रॉप कर दूँ इसे, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बताओ, वर्क डन बाय द व्हाट यू से दैट कंजर्वेटिव फोर्सेस. देखो यहाँ पे देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना, यस, नीचे की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है. इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट विल डिक्रीज. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो गया ना, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने इंक्रीज कर दिया. अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? तो आंसर विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय नॉन कंजर्वेटिव तो होगा ही नहीं. सबसे पहला चीज़ यह मार्क करो, नॉन कंजर्वेटिव होगा नहीं. यहाँ भी है ऑप्शन 3, ये भी नॉन कंजर्वेटिव, ये भी होगा नहीं. आइदर ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, ये दोनों चेक करेंगे हम लोग. ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, यस दिस इज द करेक्ट आंसर. और ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, ऑन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. नहीं, कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर वर्क करेगा तो उससे क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा. लाइक ए बॉल इज फॉलिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द डाउन. तो यहाँ पे जो वार्डन कौन कर रहा है भाई, कंजर्वेटिव फोर्सेस कर रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा. ठीक है, अगर हम लोग वर्क करेंगे अगेंस्ट द पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे कि एक बॉल को मैंने नीचे से उठा के ऊपर लेके चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में मैंने काम किया, तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है, इन द फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल.